हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करें, ठीक है। दिन प्रतिदिन मैं देख रहा हूं यार, मुझे पता नहीं ऐसा फील हुआ जैसे व्यूज थोड़े से घट रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग पीछे वाली वीडियोस अभी कवर कर रहे हैं या पता नहीं आपका इंटरेस्ट नहीं है क्या नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो बेटा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप कुछ हमसे एक्सपेक्टेशंस है आपकी कि सर हम ये चाहते हैं कि ये हो जाए या ये इस पे एक वीडियो बना दो, तो वो भी जरूर हमें बताएं आप लोग, ठीक है। आपसे जो भी आपका जो भी मन है हमसे सीखने का, आप वो बेझिझक होके बोलिए, ठीक है। हम वैसे नहीं है कि भाई आपकी सुनी और फिर हमने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। जैसे कुछ बच्चों की आई है कि फिक्स प्रीपोजिशंस पे आप वीडियो बनाइए, तो ये एक छोटा सा टॉपिक खत्म हो जाता है, फिर फिक्स प्रीपोजिशन शुरू कर देंगे, एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे हम लोग। वो मेन मेन जो फिक्स प्रीपोजिशंस होते हैं जो हर एग्जाम में आते हैं, हम लोग उसकी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा, वो कोई डाउट नहीं है उसमें। मैं जानता हूँ जो चीज़ मेन थी वो पहले करवानी चाहिए थी, ये मेरी गलती है। आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, ओके। डोंट वरी अबाउट दैट, आई डू इट एज सून एज पॉसिबल, ओके। दूसरी बात, आपको जिस भी तरह की कोई और एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए कि सर हमें इंग्लिश में इस टॉपिक पर सीखना है या ये हमारा कमजोर है, हमें इस पे सिखा दो, तो वो आप बता दीजिए, हम वो आपका करवा देंगे प्रोवाइड, ठीक है। लेकिन बस आप बोलिए, तो आप व्यूज कम मत होने दीजिए, और ना व्यूज छोड़िए, आप लाइक मत कम होने दीजिए, ठीक है। आप अपना सपोर्ट तो रखिए, आप हमारे साथ आप विश्वास करके तो देखिए, हम आपको कहीं भी गिरने या डूबने नहीं देंगे मेरे बच्चे। ना तो हम उन लोगों में से हैं कि भाई हम लोग बस ऐसे ही अपने चैनल को लाइक या व्यू बढ़ाने के लिए आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सर को तो आप बहुत पहले से जानते हो, आप लोग कितने सालों से सर के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं, तो सबका सपोर्ट सर के साथ मिला है तभी तो आप लोग पढ़ रहे हैं। कईयों का सिलेक्शन हो गया। इस डिफेंस गुरुजी जानी ही इसलिए जाती है कि भाई यहाँ से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तभी हम लोग स्टैंड करते हैं, तभी हम लोग स्टैंड करते हैं, ठीक है। तो इट्स माई प्रॉमिस, इट्स आवर टीम प्रॉमिस दैट डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट राइट डाउन इट इन कमेंट सेक्शन, उसको कमेंट सेक्शन में लिख दो एंड वी विल टेक एक्शन ऑन इट, ओके। हम लोग उस पर कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। तो इस पर घबराइए मत, शर्माइए मत किसी भी बात को लेके, ठीक है। आप बताइए, खुल के बोलिए। चलिए टेलीग्राम की बात करें। चलिए देखिए, ये स्कूल तो नहीं है, मैं मानता हूँ ऑनलाइन क्लासेस है, लेकिन ये हमारा एक छोटा सा स्कूल ही है, बिकॉज वी आर ऑल टीम। और आप हमारी ही एज के हैं, डोंट वरी अबाउट कितने साल छोटे हैं आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल, बस आपको पता ही इन चीज़ों का है ना। उम्र का अंदाज़ा वैसे ही पता लग जाता है। तो आप लोग ज़्यादा छोटे नहीं हैं, वी आर ऑल अ ग्रुप, हम लोग एक ग्रुप हैं, एक टीम है, ओके। वी शुड वर्क इन अ टीम। दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको जो डे टू डे की अपडेट्स हैं वो मिलती रहे टाइम टू टाइम, ओके। 2 मिनट मैं आपके लेना चाहूँगा, हेल्थ और फिटनेस को लेके मैं आपको बता देता हूँ। अपना डाइट शेड्यूल ऐसा स्ट्रांग रखिए कि आप लोगों को मार ना खानी पड़े, किसी भी मैटर को लेके मार ना खानी पड़े, ठीक है। अपना सुबह आप लोग कुछ भी अच्छा लीजिए, कुछ हल्का, रात को सो रहे हैं तो उससे पहले कुछ हल्का खाओ, ज़्यादा हैवी मत खाओ, ठीक है। एग्ज़ाम आपका बिल्कुल पास आ गया है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कुछ हो, ठीक है। और दूसरा, सुबह अगर आप खा रहे हो, सुबह आप हैवी खा सकते हो, कि हैवी मील आप सुबह ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप खा रहे हो, फ्रूट्स जरूर खाइए पूरे दिन में, जूस पीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप जूस पियो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। चाहे उसमें आपका मौसमी का हो, ठीक है। आप उसमें ले सकते हैं, पपाया जूस भी ले सकते हैं, आप नारियल का जूस पीजिए, ठीक है। तो नारियल का जूस अगर आप सुबह खाली पेट पीते हैं तो बहुत फायदेमंद होता है, तो वो लीजिए आप, उससे आप फिट रहेंगे। अच्छा, बर्गर पिज़्ज़ा कुछ दिन के लिए छोड़ दो, मुझे पता है उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है काफ़ी लोगों के लिए। कुछ दिन के लिए, बस कुछ दिन के लिए तो हमें छोड़ने की कोई दिक्कत ही नहीं होती। कुछ दिन में तो मेरे को लगता नहीं ना, कोई अगर मान लो 10 दिन नहीं खाएगा तो मर जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो छोड़ दो, थोड़े से दिन छोड़ दो, उसको छोड़कर देखो, यू विल फील रिलैक्स्ड, मेरा मानो। क्योंकि एक बोलते हैं कि जैसा भोजन वैसा ही मानसिक परिवर्तन। आप अगर मांसाहारी हैं तो आपका जो माइंड होता है उसमें विचार भी वैसे आते हैं, और अगर आप शाकाहारी हैं तो विचार भी शाकाहारी जैसे ही आते हैं। ये बड़ी अच्छी कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है ये, और ये अल्टीमेटली प्रूव्ड चीज़ है, ऐसे नहीं है ये, ठीक है। तो इस चीज़ को एक बार आजमा के देखो आप लोग। आप खाते हो, मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ कुछ भी खाने से, लेकिन आप एग्जाम के देने के बाद खा लेना, जब आप सेटिस्फाई हो जाओ ना कि ना अब मैं ठीक हूँ, नाउ आई हैव गिवन माई एग्जाम, आई कैन ईट एनीथिंग। एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही जहाँ आपका एग्जाम सेंटर हो वहीं पर अपने मैकडी में घुस जाना, डोमिनो में घुस जाना, पिज़्ज़ा दबा के खा लेना, कोई टेंशन नहीं। लेकिन फिलहाल आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आप अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रखें। ये जो मतलब इस टाइम पे जो डिसीजेस चल रहे हैं, इनसे अपने आप को बचा कर रखें। मैं आपको ये जो मैसेज है ये इसलिए दे रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे पीछे बीमार हो रहे हैं। रिपोर्ट्स में, न्यूज़पेपर्स में, जर्नल्स में मैं यही पढ़ता हूँ कि बच्चे बीमार हो गए, फलाना वो हो गया, ये हो गया। तो इस टाइम पे बीमार नहीं होना है, इस टाइम पे हमारा मोटिव क्या है, बीमार नहीं होना है, ठीक है बच्चे।
तो आप अपना ख्याल रखिए, पूरा पूरा अच्छा सा एक डाइट शेड्यूल फॉलो कीजिए, डाइट अच्छे से रखिए और दबा के खाइए, लेकिन रात में 6 बजे के बाद दबा के नहीं खाना। 6 बजे से पहले पहले आप अच्छा खा सकते हैं। दबा के भी वो चीज़ें खानी जो हेल्दी है, ठीक है। दाल पीजिए खूब, दबा के दाल पियो, कोई रोक नहीं सकता तुम्हें। अब आप कहेंगे सर दाल तो हमें वैसे ही नहीं भाती, फिर भी हम क्यों खाएं? अरे खा के तो देखिए मेरे बच्चे, आपको गारंटी देता हूँ कि यू विल फील गुड, यू विल फील लाइट। ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में आप लोग लाइट फील करें, ठीक है, उड़ता हुआ महसूस करें, ठीक है ना। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर फोकस बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम सेंटर का प्रेशर इतना हाई होता है, अगर आप में से काफ़ी बच्चे तो ऐसे हैं जिनका मतलब ऑलरेडी पीछे लोगों ने एग्ज़ाम दे रखे हैं, ठीक है, और इस बार वो क्लियर भी हो जाएंगे, लेकिन उन लोगों को पता है कि एग्ज़ाम फियर क्या होता है। एग्ज़ाम के सेंटर में जब आप बैठते हो और जब घर पे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हो, उसमें बहुत रात दिन का अंतर है, ठीक है। वहाँ जब आप बैठोगे यू विल फील द डिफरेंस, यू विल गेट द डिफरेंस, एंड इफ समबडी इज फीलिंग द डिफरेंस इट मीन्स दैट ही इज डूइंग हिज वेल। ओके, अगर उसको डिफरेंस महसूस हो रहा है तो इसका मतलब वो अच्छा कार्य कर रहा है। और अगर वो उस डिफरेंस से इफ ही इज गेटिंग अफ्रेड ऑफ दैट डिफरेंस देन इट मीन्स दैट ही इज नॉट डूइंग वेल। ओके, अगर वो डर जाता है उस डिफरेंस से, इसका मतलब है कि वो अच्छा नहीं कर रहा है मेरे बच्चे, ठीक है। तो आपका साथ, आपका सहयोग हमारे साथ रखिए, हमारा साथ, हमारा सहयोग आपके साथ एंड तक रहेगा, इस बात में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्रीपोजिशन पे था, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। प्रीपोजिशन से रिलेटेड ये सारी हम लोगों ने प्लेस का कर लिया था, हम लोगों ने डिस्टेंस का कर लिया था शायद। डायरेक्शन देखते हैं अभी क्या रह गया हमारे पास। अभी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हो गया था ना, टाइम हो गया था शायद, है ना। डायरेक्शन का नहीं हुआ, डिस्टेंस नहीं डायरेक्शन, डिस्टेंस नहीं डायरेक्शन, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्शन का करते हैं। इससे पहले वाला ये वाला पेज हमने कर लिया था ना, स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, कंप्लेन, टॉक, लिसन, राइट, और यहां तक का हमने कर लिया था, ठीक है। लाल पेन का इस्तेमाल करते हुए मैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाता हूं, लेते हैं प्रभु का नाम, ठीक है। चलिए देखिए, अब आता है आपका प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। क्या आता है मेरे बच्चे? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। देखिए जैसा कि नाम में विदित है, डायरेक्शन क्या दर्शाता है? दिशा। क्या दर्शाता है? दिशा। इस दिशा को शो करने के लिए, दिशा कितनी? 4। दिशा कितनी? 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, 4 दिशाएं, इन्हीं का बाकी इन्हीं के रूप हैं, चाहे वो नॉर्थ साउथ हो, चाहे साउथ ईस्ट हो, चाहे साउथ वेस्ट हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, नॉर्थ वेस्ट हो, है ना। वो बाकी 8 वैसे गिनोगे तो 8, और वैसे गिनोगे तो 4, मेन गिनोगे तो 4, है ना, ठीक है। इन दिशाओं को शो करने के लिए भी कुछ ना कुछ हमारे पास प्रीपोजिशंस होते हैं, है ना। नए बच्चे जुड़े हैं तो बता दो, प्री, प्री यानी पहले, प्री यानी पहले, और पोजीशन यानी किसी भी चीज की पोजीशन। कहने का क्या मतलब है? प्लेस, ठीक है। तो यानी वर्ड्स से पहले जो वर्ड्स रखे जाते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन को अच्छे से मतलब उनकी हेल्प करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, है ना, हम कह सकते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? प्रीपोजिशंस कहते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब ये 3 तरह के थे, मैंने बता दिया था। हम लोगों ने टाइम पढ़ लिया था, हम लोगों ने टाइम पढ़ लिया था, हम लोगों ने प्लेस पढ़ लिया था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? लोकेशन, जिसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो? लोकेशन भी आप इसको बोलते हो, ठीक है। अब आता है हमारा डायरेक्शन। क्या आता है मेरे बच्चे? डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन स्टैंड्स फॉर दिशा, डायरेक्शन स्टैंड्स फॉर दिशा। इसको शो करने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे टू, टू वर्ड्स, ये याद करने वाली चीज है, कॉमन सेंस है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है। कोई कहता है कि इसका तरीका होता है, तो देखो ट्रिक्स पता है कैसे बनती है। ट्रिक्स आपने टू, टू वर्ड्स, फॉर, अलोंग, ये लिख लिए, फिर उसको जरूरी नहीं है कि वो ट्रिक आपको हर पल याद रहे, ये फैक्ट है, ठीक, क्योंकि वो आपकी बनाई हुई, आपके दिमाग की खोजबीन। हाँ, यूं होता है, कई जगह ऐसी होती है जहां पर वो ट्रिक्स बैठती हैं। अब यहाँ मान लो मैं कुछ सोच लूं, तैमूर को तूने फोड़ दिया, ऐसा करके बना दिया, यार वो क्या इलॉजिकल चीजें होती हैं। ऐसे तो पता नहीं कितनी चीजें बन जाएंगी, ऐसे तो पता नहीं कितनी चीजें बन जाएंगी, है ना। तो टू, टू वर्ड्स, फॉर, सीधी सी बात है, जो डायरेक्शन को शो करते हैं, हमें याद क्या रखना है? जो डायरेक्शन को शो करते हैं। अलोंग शो करता है, अगेंस्ट करता है, अक्रॉस, अप, डाउन, इनटू, ठीक है। तो क्या हो गया? टू, टू वर्ड्स, फॉर, अलोंग, अगेंस्ट, अक्रॉस, अप, डाउन, इनटू, ठीक है। ये आपके कुछ वर्ड्स हैं जो किसको शो करते हैं? डायरेक्शन को शो करते हैं। यानी कहने का क्या मतलब है? अगर सेंटेंसेस में ये वर्ड आते हैं, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, बड़े अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, इसको हम खत्म कर देंगे अभी, ये अभी खत्म हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन, इसके बाद फिक्स प्रीपोजिशन के ऊपर एक मैं बना दूंगा वीडियो, ठीक है। तो ये जितने भी आपके वर्ड्स हैं, ये सारे किसको शो करते हैं? किसी भी दिशा को। यानी जब भी ये किसी सेंटेंस में आते हैं, इट मींस दे आर रिप्रेजेंटिंग एनी डायरेक्शन, ओके।
ठीक है, चलें आगे, यूजेस देखें। अगर मैं बात करता हूं टू की, टू की क्या है, ये थोड़ा सा हमारा यहाँ पर लैपटॉप उसमें कंप्यूटर में थोड़ी सी दिक्कत थी, तो मैंने इस हिंदी को हिंदी इंग्लिश में बना दिया। कैसे? टू का यूज डेस्टिनेशन को बताने के लिए होता है। टू का यूज किस लिए होता है मेरे बच्चे? किसी भी डेस्टिनेशन को बताने के लिए। किसको बताने के लिए? डेस्टिनेशन। क्या है? जैसे ही इज गोइंग टू द डेस्टिनेशन, वो अपने डेस्टिनेशन, या हम कह सकते हैं ही इज गोइंग टू द स्कूल। इसकी जगह अगर मैं डेस्टिनेशन की जगह रिप्लेस करना चाहूँ तो किससे कर सकता हूँ? ही इज गोइंग टू द स्कूल, ही इज गोइंग टू द बिल्डिंग, ही इज गोइंग टू द बिल्डिंग, ही इज गोइंग टू द मॉल, ही इज गोइंग टू द मॉल। तो यानी वो क्या दिखा रहा है? वो दिखा रहा है आपका डेस्टिनेशन, कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। आप स्कूल जा रहे हैं, आप मॉल जा रहे हैं, आप किसी बिल्डिंग में जा रहे हैं, तो उसने क्या दिखाया आपको? आपका डेस्टिनेशन दिखाया। तो टू का इस्तेमाल किस लिए होता है? किसी भी डेस्टिनेशन को शो करने के लिए। किस लिए होता है मेरे बच्चे? किसी भी डेस्टिनेशन को शो करने के लिए। जब हम बात करते हैं टू वर्ड्स की, जब हम बात करते हैं टू वर्ड्स की, तो इसका मतलब होता है मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ, की ओर, यानी किसकी ओर। इट टेल्स अस अबाउट डायरेक्शन नॉट डेस्टिनेशन। ये हमें डेस्टिनेशन नहीं बताता, ये हमें क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है, दिशा बताता है। हमें क्या बताता है? दिशा बताता है मेरे बच्चे। क्या बताता है ये? दिशा बताता है। ये हमें गंतव्य नहीं बताता। इसका क्या मतलब होता है? गंतव्य। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गंतव्य। ये हमें क्या बताता है? दिशा बताता है। क्या बताता है? दिशा। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे इसको। इसका हिंदी मीनिंग की ओर, की ओर। ही इज गोइंग टूवर्ड्स द स्टेशन। अब वो किसकी तरफ जा रहा है? स्टेशन की ओर जा रहा है ना? ऐसा जरूरी नहीं है कि वो स्टेशन ही जा रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो, सेंटेंस को कंपेयर करो, इस सेंटेंस को इससे कंपेयर करो। मैंने कहा ही इज गोइंग टू द स्कूल, यानी उसका एंडिंग पॉइंट होगा, वो कहां होगा? स्कूल में होगा। कहां होगा? स्कूल में होगा। वो कहां रुकेगा? स्कूल में रुकेगा। लेकिन जब मैं बात करता हूं टूवर्ड्स की, तो मैंने क्या बताया? ही इज गोइंग टूवर्ड्स द स्टेशन। वो किस दिशा में जा रहा है? जिस दिशा में क्या है? स्टेशन है। ये जरूरी नहीं है कि उसका पिन पॉइंट स्टेशन है। उसका पिन पॉइंट ये मेंशन नहीं है यहां पर। मैंने सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए आपको कहा है कि वो कहां जा रहा है? स्कूल के डायरेक्शन में जा रहा है। जहां स्कूल है ना, वहां आपको वो मिल जाएगा। यानी उस डायरेक्शन में, उस दिशा में वो जा रहा है, तो आप उसको वहां ढूंढो। ठीक है, समझ में आया आपको? यानी ये उसका डेस्टिनेशन नहीं है, ये उसकी दिशा है। ये उसकी क्या है? दिशा है। तो टूवर्ड्स किसको शो करता है? डायरेक्शन को शो करता है, डेस्टिनेशन को शो नहीं करता। ठीक है, आगे अंतर आपको टूवर्ड्स और टू का, आगे आपको अंतर टूवर्ड्स और टू का, है ना? टूवर्ड्स और टू का अंतर आ गया आपको, है ना? टूवर्ड्स यानी डायरेक्शन, टूवर्ड्स यानी डायरेक्शन, और टू यानी डेस्टिनेशन। ये इसको लेके काफी उलझन थी। मैंने आपको जबरदस्ती इसको मतलब करने के लिए मैंने इसको लिखा। अब आशा करता हूं आपको इसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए। फॉर इज यूज फॉर शोइंग द डेस्टिनेशन इन फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ये जो फॉर है, ये भी आपका क्या शो करता है? डेस्टिनेशन शो करता है, और ये डायरेक्शन के रूप में। कैसे? ही इज लिविंग फॉर दिल्ली टू नाइट, यानी कहने का क्या मतलब है? उसकी जो डेस्टिनेशन वो होगी, वो क्या होगी? दिल्ली। कब होगी? दिल्ली होगी। तो ऐसे सेंटेंस में हम फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कह सकते हैं ही इज लिविंग फॉर दिल्ली, ही इज गोइंग, ही इज लिविंग फॉर मुंबई, वो मुंबई के लिए निकलेगा, यानी उसका गंतव्य क्या होगा? अब हम ये नहीं कहेंगे ही इज लिविंग टू मुंबई, ही इज लिविंग टू मुंबई नहीं कहेंगे हम लोग। हम क्या कहेंगे? ही इज लिविंग फॉर मुंबई, ही इज लिविंग फॉर दिल्ली, यानी उसके लिए। हम कहते हैं ना उसके लिए, यानी किसके लिए? दिल्ली के लिए जा रहा है। मतलब ये कहाँ जाने वाला है? दिल्ली जाने वाला है। तो देखो, फॉर अगर ऐड हो जाता है तो फॉर उसका मायना भी चेंज कर देता है, फॉर उसका मायना भी चेंज कर देता है। हालांकि ये क्या है? ये शो करता है डेस्टिनेशन को, ये डायरेक्शन के रूप में। किस रूप में? डायरेक्शन। जैसे ही इज लिविंग फॉर दिल्ली टू नाइट, यानी कहने का क्या मतलब है? वो दिल्ली के लिए निकलेगा। यानी दिल्ली कहाँ है? दिल्ली कहाँ है? वो डायरेक्शन हो गया आपका, दिल्ली के लिए निकलेगा, यानी उसका गंतव्य क्या है? दिल्ली है। एंड में वो दिल्ली जाकर रुकेगा। ठीक है, तो यहाँ ये फॉर का, फॉर भी आपका क्या शो करता है? डेस्टिनेशन को शो करता है। क्या शो करता है मेरे बच्चे? डेस्टिनेशन को शो करता है। अब बात करते हैं अलंग की। किसकी? अलॉन्ग। देखो मेरे साथ बोलिए, अलॉन्ग। अलॉन्ग नहीं होता, ये अलंग होता है ना? अलॉन्ग, है ना? अलॉन्ग। अलॉन्ग का क्या मतलब होता है? के साथ। क्या होता है मेरे बच्चे? के साथ। या हम कह सकते हैं के किनारे। क्या कह सकते हैं हम? के किनारे। या हम कह सकते हैं किनारे। क्या कह सकते हैं? किनारे। देखो, ये याद करने वाली चीजें हैं। क्या है? ही वॉक्स अलंग द रोड, यानी वो कैसे जा रहा है? रोड के साथ साथ जा रहा है। मतलब कहने का क्या मतलब है? वो रोड पे है,
है ना, वो ऑन द रोड नहीं बोलते हम, ही वॉक्स ऑन द रोड नहीं, ही वॉक्स अलोंग द रोड, ये सही है बिल्कुल ग्रामेटिकली। ही वॉक्स अलोंग द बैंक ऑफ रिवर, यानी वो किसके किनारे, बैंक ऑफ किनारे। यहां क्या आ गया, के किनारे की सेंस आ गई, किसके आ गई मेरे बच्चे के किनारे की, और यहां किसके आ गई, के साथ, के, ठीक है, यानी रोड के साथ साथ जा रहा है ना, वो रोड के साथ साथ, कहने का क्या मतलब है, वो रोड पे तो चल रहा है, लेकिन हम इसमें किसका एग्जैक्ट यूज करेंगे, अलंग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे मेरे बच्चे, अलंग का यूज करेंगे, ठीक है। चलें आगे, बढ़े आगे, चलिए। अगेंस्ट, अब क्या है अगेंस्ट, इसके कई सारे मीनिंग है। क्या मीनिंग है इसके, देखिए मैंने आपको सेंटेंसेस के थ्रू समझाने की कोशिश की है, मैं आशा करता हूं आप भी जल्दी समझ लेंगे। अगेंस्ट क्या है, के विपरीत। क्या पहला मीनिंग क्या देता है, के विपरीत। विपरीत की स्पेलिंग देख लेना आप, प्रतिकूल, यह है प्रतिकूल। क्या है मेरे बच्चे, प्रतिकूल। मैंने आपको बताया ना, थोड़ा सा हमारा जो प्रॉब्लम था वो उसकी वजह से थोड़ा सा गलती हो रही है, प्रतिकूल लिखा है, प्रतिकूल होगा, क्या होगा, प्रतिकूल होगा, ठीक है। जैसे इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट करंट, मैंने इस सेंटेंस में इसको इस्तेमाल किया, इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट करंट। अभी अगेंस्ट यहां मतलब क्या दे रहा है, धारा के विपरीत नाव खेना मुश्किल है, यानी अगेंस्ट क्या है, ओपोजिशन। क्या है मेरे बच्चे, ओपोजिट, विपरीत आ गया ना मेरे बच्चे, ओपोजिट, क्या आ गया, ओपोजिट यानी विपरीत। अब यहां इसने किस सेंस में बात करी, इसने बात करी विपरीत, यानी उसके ओपोजिट में। यानी जो धारा चल रही है, मान लो धारा ऐसे जा रही है, आपकी नाव ऐसे चल रही है, यानी धारा ऐसे जा रही है, आपकी नाव ऐसे चल रही है, तो दोनों का जो ऐसे मिलन है वो बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज धारा आपको उस साइड धकेलने की कोशिश करेगी, यू विल बी पुश बैकवर्ड्स, है ना। तो कह रहा है कि अगेंस्ट यानी उसके विपरीत, है ना। तो ये एक तो ये मायना हो गया इसका। दूसरा मायना देखो, देयर इज अ लैडर अगेंस्ट अ वॉल। अब ये कहता है लैडर अगेंस्ट अ वॉल, अगेंस्ट द वॉल के मतलब क्या हो गया, यहां पर क्या दे रहा है, से सटकर या लगी हुई, यानी जो सीढ़ी है, जिसको सीढ़ियां बोलते हो आप, वो कैसे है बेटा, वो दीवार से ऐसे सटी हुई है। कैसे है मेरे बच्चा, दीवार से ऐसे सटी हुई है, ऐसे रखी हुई है दीवार पे, ठीक है, मतलब जमीन से स्टार्ट और दीवार पर ऐसे सटी हुई है। तो ऐसे जैसे ये ही इज लीनिंग अगेंस्ट द ट्री, यानी कैसे, जैसे मैं अगर मान लो मेरे पीछे बोर्ड है, तो मैं ऐसे ऐसे खड़ा हो गया, बोर्ड पे ऐसे लग के खड़ा हो गया, ठीक है। तो मैं कैसे लीन कर रहा हूं, मैं स्मार्ट बोर्ड पे लीन कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं मेरे बच्चे, स्मार्ट बोर्ड पे लीन कर रहा हूं, मैं झुका हुआ हूं। लीन मतलब मैं किससे लगा हुआ हूं, स्मार्ट बोर्ड से लगा हुआ हूं। आ गया समझ में, आ गया ना समझ में। देखो मैं बड़ा आराम से समझा रहा हूं, एक एक चीज को खोल के समझा रहा हूं, उसका पोस्टमार्टम समझा रहा हूं मैं आपको, तो इसको समझने का जिम्मेदारी पूरा आपकी है। वन मस्ट नॉट गो अगेंस्ट द लॉज ऑफ द कंट्री, के विरुद्ध। अब देखो अगेंस्ट यहां किसका सेंस दे रहा है, यहां दे रहा है विरुद्ध। किसका दे रहा है मेरे बच्चे, विरुद्ध का, ठीक है, किसका दे रहा है, विरुद्ध का। यानी कहने का क्या मतलब है, कंट्री के अगेंस्ट मत जाओ, यानी कहने का क्या मतलब है, उसके विरुद्ध मत जाओ। देखो यहां पर एक और मतलब आ गया, क्या मतलब आ गया, एक और मतलब आ गया, ठीक है। तो वहां तीन मतलब आपको पता चले, क्या, एक तो ऑपोजिट, एक आप विरुद्ध, विरुद्ध भी ऑपोजिट ही होता है, आप कह सकते हो वहां पर उन दोनों का मतलब वही है, लेकिन वहां सेंस थोड़ी सी चेंज हो जाती है, वहां सेंस थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है। अक्रॉस, के उस पार, अक्रॉस का क्या मतलब होता है, के उस पार, यानी उस पार, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ। जैसे माई, इसके भी एक दो होते हैं, माई बेस्ट फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द रिवर, यानी मेरा दोस्त नदी के उस पार रहता है ना। हम कहेंगे मेरा दोस्त नदी के उस पार रहता है, तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, अक्रॉस का इस्तेमाल करूंगा, जिसका मतलब है के उस पार। क्या है मेरे बच्चे, के उस पार, है ना, नदी के उस पार, है ना, ऑपोजिट साइड ऑफ। अब मैं कहता हूं अ ब्रिज इज लेड अक्रॉस द रिवर, है ना, क्या है, अ ब्रिज इज लेड अक्रॉस द रिवर। अब मैंने ये थोड़ी ना, अब मैं मान लो यही वाली सेंस यहां लगाने की कोशिश करूं, तो मैं क्या कहूंगा, एक ब्रिज है जो उस रिवर के उस पार, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कहूंगा एक ब्रिज है जो इस पार से उस पार तक रिवर के है। यानी कहने का मतलब ब्रिज तो कहाँ होता है, नदी को कवर करने के लिए होता है ना, उसके उसको उसका जो आदमी होते हैं, जो मेंस होते हैं, जो मैन होते हैं, जो वुमेन होती हैं, उसके ऊपर चलती हैं, ह्यूमन बींग्स चलते हैं ना, कार्ट्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, है ना, एक पार से दूसरी पार, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन जाने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल किया गया है। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ क्या शो कर रहा है, यहाँ शो कर रहा है, यहाँ जब अक्रॉस आ गया तो इसने शो क्या किया, इस पार से उस पार तक। कहने का क्या मतलब है, ब्रिज जो है, ब्रिज जो है ये दो नदियों के किनारे हैं, ब्रिज इस किनारे को इस किनारे से जोड़ता है, इस किनारे को इस किनारे से जोड़ता है, ठीक है। यहां अक्रॉस हो गया। ही थ्रू द लगेज अक्रॉस हिज शोल्डर। देखो आप कहोगे उस पार, उसने शोल्डर के पार छोड़ दिया, नहीं नहीं, ये हिंदी मीनिंग तो गलत आ गया ना, ये हिंदी मीनिंग तो बिल्कुल गलत आ गया। ही थ्रू द लगेज अक्रॉस हिज शोल्डर, उसने क्या कहा, उसने अपना जो बैग था, जो सामान था, अपने शोल्डर के घेर लिया। क्या घेर लिया, दोनों तरफ। क्या है, दोनों तरफ। कैसे इसको शो करोगे तो कैसे, ऐसे ऐसे,
है ना। आपने ऐसे भी घेर लिया, ऐसे भी घेर लिया, यानी अब आपके शोल्डर पे यहाँ पर भी सामान लटका हुआ है, पीछे भी सामान लटका हुआ है, आपके हाथ में भी सामान है। तो क्या हो गया, अक्रॉस यहाँ पर क्या मीनिंग दे रहा है, दोनों तरफ। क्या दे रहा है मेरे बच्चे, दोनों तरफ। क्या दे रहा है, दोनों तरफ। आप देखो अक्रॉस के और एक और मीनिंग देखो, रितु एंड मोहित वर गोइंग अक्रॉस द फील्ड। क्या है ये, रितु और मोहित वर गोइंग अक्रॉस द फील्ड। अब इसका क्या सेंस निकालोगे आप, इसका सेंस निकलता है से होकर गुजरना, यानी वो किससे होकर गुजर रहे थे, फील्ड से होकर गुजर रहे थे। फील्ड यानी खेत, यानी वो किस में से जा रहे थे, खेत में से जा रहे थे। कैसे जा रहे थे मेरे बच्चे, खेत से होकर जा रहे थे। कैसे जा रहे थे, खेत से होकर जा रहे थे। देखा आपने अक्रॉस के कितने सारे मीनिंग आ गए है ना। अक्रॉस गिव सो मेनी मीनिंग। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन सबसे आसान, अप ऊपर डाउन नीचे, अप ऊपर डाउन नीचे, ये तो सबसे आसान है, ये तो इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है। इसको इसका पोस्टमार्टम रहने देते हैं, लेकिन फिर भी देख लो। ही क्लाइंब्ड अप द ट्री, ही क्लाइंब्ड अप द ट्री, यानी वो ऊपर चढ़ गया पेड़ के। राहुल क्लाइंब्ड डाउन द ट्री, राहुल क्लाइंब्ड डाउन द ट्री। और राहुल क्लाइंब डाउन द ट्री का मतलब है वो नीचे उतर गया, है ना। ही क्लाइंब्ड अप द ट्री, ऊपर चढ़ गया, ही क्लाइंब्ड डाउन द ट्री, वो नीचे आ गया। ठीक है। इनटू, इनटू देखो, अब ये इनटू और इन में क्या अंतर है, इनटू और दोनों का ही मतलब क्या है, अंदर। फिर दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है, ये मोशन को शो नहीं करता। इसका इन जहां यूज हो जाए, इसका मतलब वो चीज ऑलरेडी उसके अंदर है। कहने का क्या मतलब है, द पेन इज इन द बॉक्स। पेन कहाँ है, बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा ना, अपने आप तो पेन मूव नहीं करता ना। द कैट इज इन द बॉक्स, द कैट इज इन द बॉक्स, यानी वो बिल्ली चुपचाप वहीं बैठी हुई है, काफी देर से बैठी हुई है, किसी ने पूछा तो। अब मैंने कहा इनटू का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ए डॉग फेल इनटू द वेल, यानी यहां किसका मूवमेंट दिखा आपको, डॉग का मूवमेंट दिखा, वो किसके अंदर गिर गया, इनटू के अंदर। यानी जहां पर आपका इनटू होता है मेरे बच्चे, वहां पर आपका किसी के मतलब जिसके भी मान लो वहां ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, यानी यहाँ वेल यूज हो रहा है, तो वहां पर किसके प्रति मोशन शो हो रहा है, किसी के प्रति। यानी क्या है, कुत्ते का मोशन शो हुआ किसके प्रति, वेल के प्रति, यानी कुत्ता किस में गिर गया, वेल में गिर गया। शी वेंट इनटू द रूम, वो कहां गई, उसमें रूम में चली गई। क्या हो गई, रूम में चली गई। इसको हम कैसे कहेंगे, रूम में चले जाना, है ना। तो यहां पर किसका मोशन शुरू हुआ मेरे बच्चे, यहां पर शी का, यानी इस लड़की का मोशन शुरू हुआ, और ये कहां चली गई, कमरे में चली गई। कहां चली गई, कमरे में चली गई। ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लें हम लोग। ये लास्ट स्लाइड थी, यहां पर तक आपका जो भी था सारा खत्म हो चुका है, कुछ ऐसा बचा नहीं है जिसको करने की आवश्यकता पड़े। ठीक है। प्रीपोजिशन इतना ज्यादा वो नहीं है जितना मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से था, मैंने आपको सारा बता दिया ऑलमोस्ट ऑल। अब चलिए क्वेश्चन को कवर अप करते हैं। ही इज गिल्टी डैश मर्डर। पहला क्वेश्चन क्या है, ही इज गिल्टी डैश मर्डर। एट मर्डर, वो मर्डर पर गिल्टी था। ऑफ मर्डर, मर्डर के लिए गिल्टी था। इनटू मर्डर, मर्डर के अंदर गिल्टी था। अपॉन मर्डर, मर्डर के ऊपर गिल्टी था। क्या आएगा यहां पर, लगाओ अपना दाव, मैं मेरा लगाता हूं फिर। बिल्कुल आपने सही कहा, यहां क्या आना चाहिए मेरे बच्चे, ऑफ। ऑफ क्या आना चाहिए, ऑफ। ही इज गिल्टी ऑफ मर्डर, यानी किसी से गलती हुई, क्या गलती हुई कि वो बहुत गिल्टी है, किसके लिए, मर्डर के लिए गिल्टी है। किसके लिए, मर्डर के लिए गिल्टी है। तो किसका यहां पर किसका इस्तेमाल किया गया, ऑफ का इस्तेमाल किया गया, है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस में ही इज गिल्टी ऑफ मर्डर, ही इज गिल्टी ऑफ डेथ, ही इज गिल्टी ऑफ दिस एंड दिस, जो भी है मतलब ऐसा ना, गिल्टी आ जाता है तो उसके यहां पर आप यहां पर ऑफ लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं मेरे बच्चे, ऑफ लगा सकते हैं। बाकी मैं फिक्स प्रीपोजिशन की बात करूंगा तो इसका भी जिक्र हम लोग करेंगे, प्रॉपरली इसका जिक्र हम लोग करेंगे। ठीक है। द फायर मैन मैनेज टू, यहां मैन आएगा। द फायर मैन मैनेज टू पुट डैश द फायर, पुट डैश द फायर। क्या आएगा, पुट अवे द फायर, यानी उसने भगा दिया। पुट अवे का मतलब वहां भगा दिया। पुट डाउन द फायर, उसने मतलब आग को उठाया और नीचे रख दिया। पुट आउट द फायर, यानी उसने, देखते हैं, पुट ऑफ द फायर, इसने बुझा दिया। अब क्या होता है यहाँ, क्या होगा, पुट आउट द फायर, द फायर मैन मैनेज टू पुट आउट द फायर या पुट ऑफ द फायर, बताओ यहाँ पर पुट आउट या पुट ऑफ। ठीक है। यहाँ पुट आउट या पुट ऑफ, क्या आएगा यहाँ पर, पुट आउट आएगा। क्या आएगा, पुट आउट आएगा। पुट आउट का क्या मतलब होता है, बुझाना। क्या होता है मेरा बच्चा, बुझाना। ठीक है। चले नेक्स्ट पर। माई फ्रेंड्स फादर डाइड कैंसर। अब देखो मैं यहां पर तुम्हें बताता हूं, पहले इसका आप लोग ट्राई करो फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर हम इन चारों के आंसर चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम अगली स्लाइड पे बढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, माई फ्रेंड्स फादर डाइड डैश कैंसर। ऐसे क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, इसमें याद रखना है, यहां डाइड आ गया, यहां डिसीज आ गया। क्या आ गया मेरे बच्चे, डिसीज आ गया। डिसीज से पहले आप क्या कर देंगे, डाइड ऑफ कैंसर, ये याद रखेंगे, फिक्स होते हैं। किससे मरे, हम कहते हैं
मतलब जो तुम्हारा फ्रेंड के पापा हैं वो किससे मरे, क्या हुआ उन्हें, तो उन्हें कैंसर हो गया था। तो किससे मरे, कैंसर से मरे। हम क्या कहेंगे, कैंसर से मरे, है ना। ही इज डाइड ऑफ कैंसर, वो किससे मरे, कैंसर से मरे। तो क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा, ठीक है। आई हैव नोन हिम डैश अ लॉन्ग टाइम, क्या आ गया मेरे बच्चे, लॉन्ग टाइम, यानी ये क्या दर्शा दिया यहाँ पर, टाइम दर्शा दिया। क्या दर्शा दिया, टाइम दर्शा दिया। और टाइम के लिए दो हमारे पास यूज होते हैं, कौन कौन से, सिंस, फॉर। अब बताओ क्या आएगा, क्या फ्रॉम आ सकता है, सोचो थोड़ा सा, लगाओ दिमाग, क्या आएगा, सिंस, फॉर, फ्रॉम, क्या आएगा, आप लोग लगाइए दिमाग थोड़ा सा। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ लॉन्ग टाइम दिया गया है, यहाँ लॉन्ग टाइम दिया गया है, और लॉन्ग टाइम कहने का मतलब है टाइम स्पेसिफिक नहीं है ना, बिल्कुल यहाँ पर वो नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, फॉर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फॉर। दो ही चीजें होती है, सिंस और फॉर। सिंस दर्शाता है जैसे कोई साल आपको दर्शाना है, सिंस 2004, सिंस 2002, है ना। और जैसे ऐसे दर्शाना है कि फॉर 2 ईयर्स, यानी वो यहाँ 2 साल से काम कर रहा है। फॉर फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर 3 ईयर्स। तो ऐसे में फॉर का इस्तेमाल होता है, किसका, फॉर 3 ईयर्स। जब हमें एग्जैक्ट डेट का नहीं पता, जब हमें एग्जैक्ट डेट का नहीं पता, जब हम ये कहते हैं कि भाई फॉर अनयूजुअल, कहने का मतलब क्या है, भाई 3 सालों से वो यहाँ काम कर रहा है, फॉर 3 ईयर्स ही इज वर्किंग, है ना। फॉर 3 ईयर्स ही इज वर्किंग है, फॉर 3 ईयर्स, वो कितने सालों से काम कर रहा है, 3 सालों से। तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, फॉर आ जाएगा, ठीक है। चले आंसर देखें इसके, चलो एक बार आंसर देख लेते हैं फिर चलते हैं। पहले में आएगा ऑफ, क्या आएगा, ऑफ, ठीक है। दूसरे में क्या आएगा, आउट, पुट आउट का क्या मतलब था, बुझाना। तीसरे में क्या आएगा, ऑफ, और चौथे में फॉर, ऑफ एंड फॉर, ठीक है। चले नेक्स्ट पे, पांचवा देखें। राहुल इज प्रोफिशिएंट डैश इंग्लिश, राहुल जो है वो प्रोफिशिएंट है किस में, इंग्लिश में। एट इंग्लिश, इनटू इंग्लिश, टू इंग्लिश, या इन इंग्लिश। बिल्कुल यहां सिंपल है, किसमें, इन, किसमें, इन इंग्लिश, किसमें, इंग्लिश में, है ना। एट इंग्लिश नहीं होता, राहुल इज प्रोफिशिएंट एट इंग्लिश हम नहीं बोलेंगे, इन इंग्लिश, ठीक है। आई कंप्लेन्ड डैश द, हम कहते हैं किसमें, है ना, किसमें प्रोफिशिएंट है, किसमें, में आ रहा है ना, इन। आई कंप्लेन डैश द मैजिस्ट्रेट अगेंस्ट मुन्ना अबाउट हिज मिसकंडक्ट। अब यहां कंप्लेन्ड है, क्या है मेरे बच्चे, कंप्लेन्ड। अब बनाओ इसका, क्या बनाओगे, तुमने किसको कंप्लेन किया, मैंने उसको कंप्लेन किया। तो यहां पर याद रखना ये फिक्स प्रीपोजिशन का काम करता है मेरे बच्चे। जब हम किसी को कंप्लेन का थ्रू दिखाते हैं, यानी कोई बंदा किसी दूसरे से कंप्लेन कर रहा है, तो क्या आएगा, कंप्लेन टू आएगा। क्या आएगा मेरे बच्चे, कंप्लेन टू आएगा, है ना। आई कंप्लेन टू द मैजिस्ट्रेट अगेंस्ट मुन्ना अबाउट हिज मिसकंडक्ट। यानी कहने का क्या मतलब है, जब आप कंप्लेन करते हो किसी के अगेंस्ट किसी को, तो आप हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन यानी कंप्लेन टू का इस्तेमाल करते हो। किसका इस्तेमाल करते हो, कंप्लेन टू का, यानी कंप्लेनिंग अगेंस्ट समबडी टू समवन, ठीक है। मिस्टर मोहित रूपम इज ब्लाइंड डैश वन आई। देखो क्या है, मिस्टर मोहित रूपम इज ब्लाइंड विद वन आई, ऑफ वन आई, इन वन आई, या टू वन आई। टू तो आएगा नहीं। मिस्टर मोहित रूपम इज ब्लाइंड टू वन आई, बिल्कुल नहीं आएगा। मिस्टर मोहित रूपम इज ब्लाइंड इन वन आई, नहीं आएगा। उस एक आंख के अंदर ब्लाइंड है क्या वो। मिस्टर मोहित रूपम इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, ऑफ देखिए, या विद वन आई, प्लीज ब्लाइंड विद वन आई, कैसे हैं, विद आएगा। क्या आएगा मेरे बच्चे, विद आ जाएगा यहाँ, ठीक है। क्या आ जाएगा, विद, यानी किस, एक आंख से अंधे हैं, हम कहते हैं ना एक आंख से, यानी एक आंख से अंधा होना। क्या है इसका मतलब, एक आंख से, यहाँ किसका मतलब दे रहा है ये, से का। ही इज ब्लाइंड विद वन आई, यानी एक आंख से अंधे हैं वो। कैसे हैं, हिंदी में बोल के देखो ना इसको, मिस्टर मोहित रूपम इज ब्लाइंड विद वन आई, यानी वो एक आंख से अंधे हैं, ठीक है। यस्टरडे राहुल केम अक्रॉस डैश वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड, केम अक्रॉस। अब यहाँ केम अक्रॉस है मेरे बच्चे, केम अक्रॉस विद टू, बाय, या नो प्रीपोजिशन। क्या है, यस्टरडे राहुल केम अक्रॉस डैश वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड। ये रूल याद रखना, यहाँ केम अक्रॉस आ गया, क्या आ गया, केम अक्रॉस आ गया। यहाँ पर किसी भी प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है, यहाँ किसी भी प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आपको कोई भी प्रीपोजिशन घेरने की आवश्यकता नहीं है केम अक्रॉस के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर, ही हैज पैशन डैश डांस एंड म्यूजिक। अब आंसर बाद में चेक कर लेंगे, 12 ही क्वेश्चन है ये। ही हैज पैशन डैश डांस एंड म्यूजिक, ही हैज पैशन अपॉन, इन, एट, डांस एंड म्यूजिक। क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, फॉर आ जाएगा। फिक्स प्रीपोजिशन, किसके लिए पैशन है, हम कहते हैं किसके लिए, फॉर डांस एंड म्यूजिक, यानी वो किसके लिए पैशन है, डांस और म्यूजिक के लिए। तो पैशन फॉर, पैशन फॉर का मतलब होता है
आपकी चॉइस, आपका इंटरेस्ट, आपका बोलते हैं ना कि आपका फोकस किस पर है, ठीक है। पैशन फॉर डांस एंड म्यूजिक, ये भी क्या हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया मेरे बच्चे, क्या हो गया, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। देखो यहां पर भी फिक्स प्रीपोजिशंस आ रहे हैं आपके, क्या आ रहे हैं, फिक्स्ड यहां पर भी आ रहे हैं, ठीक है। व्हेन आई हर्ड ऑफ माय ग्रैंडमदर्स डेथ आई बर्स्ट डैश टीयर्स, जब मैंने सुना तो मेरे साथ ये हो गया। अब ये मोशन दर्शा रहा है। अब देखो मोशन के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, मैंने क्या बताया था, आप मोशन के लिए किसका इस्तेमाल करते हो, इनटू का। व्हेन आई हर्ड ऑफ माय ग्रैंडमदर्स डेथ आई बर्स्ट इनटू टीयर्स, यानी जब मैंने उनके बारे में सुना तो यहां मोशन किसका हो रहा है, उसकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं का, किसका, उसकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं का। तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, इनटू आ जाएगा। आई बर्स्ट इनटू टीयर्स, यानी मैं किस में, मतलब बह चला टीयर्स में, है ना, मतलब मेरे आंखों से क्या निकलने लगे, आंसुओं की धारा निकलने लगी। ही वॉज ओवरवेल्म्ड, अब ओवरवेल्म्ड आ गया, ये भी आपका फिक्स प्रीपोजिशन दर्शाता है, इसके बारे में चर्चा करूंगा मैं अच्छे से। ही वॉज ओवरवेल्म्ड डैश सोरो, विद सोरो, बाय सोरो, ऑन सोरो, ऑफ सोरो। ही वॉज ओवरवेल्म्ड विद सोरो, क्या आएगा, ओवरवेल्म्ड विद सोरो। ओवरवेल्म का मतलब होता है किसी का कब्जा हो जाना, किस, क्या हो जाना, वो किससे घिर गया, से आ गया। देखो फिर से किसका मतलब आ गया, विद आ गया तो क्या मतलब आ गया, से आ गया, यानी वो किससे घिर गया था, सौरों से घिर गया था, यानी दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ा था। यानी कहने का क्या मतलब, उसको किसने घेर लिया, सौरों ने, दुखों ने घेर लिया। इट इज 10 o'clock डैश माई वॉच, यहां पर याद रखना जब समय बताया जाता है, इट इज 10 o'clock डैश माई वॉच, तो हम हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं, समय बताया जा रहा है और किसके थ्रू, घड़ी के थ्रू, तो किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, बाय, बाय के थ्रू, यानी यहां पर किसका मतलब दे रहा है, के थ्रू, ठीक है। मेरी घड़ी के अनुसार कितने बज गए, हम कहते हैं ना के अनुसार, क्या बोलेंगे, के अनुसार, यहाँ किसका मीनिंग दे रहा है, के अनुसार। तो फिक्स प्रीपोजिशन के मैं आपको मतलब बता दूंगा, आपको तुरंत समझ में ये आ जाएंगे, ठीक है। हो सकता है अभी आपको थोड़ी सी कठिनाई हो, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए देखें, चलो बाय आ गया लास्ट में, फिर उससे पहले विद आ गया, फिर इनटू आ गया, फिर फॉर आ गया, इनटू आ गया और लास्ट 9 में 4 आ गया, ठीक है। फिर उससे पहले नो प्रीपोजिशन इन, नो प्रीपोजिशन, ठीक है। यहाँ पर इन आ गया। अच्छा यहाँ क्या आएगा देखते हैं, मिस्टर मोहित रूपम इज ब्लाइंड, चलिए देखो यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ इन आ जाएगा, क्या आएगा मेरे बच्चे, इन आएगा, यानी वो किस में, एक आंख में अंधे हैं, क्या, एक आंख में अंधे हैं, तो यहाँ इन का इस्तेमाल ज्यादा अप्रोप्रिएट है विद की बजाय। मेरे ख्याल से तो वैसे विद आना चाहिए, बट ठीक है चलो। मिस्टर मोहित रूपम इज ब्लाइंड इन विद वन आई, इसको एक बार इन्वेस्टिगेशन में डालते हैं, इसको एक बार इन्वेस्टिगेशन में डालते हैं, इसका पोस्टमार्टम एक बार फिर करेंगे, ठीक है। इसका पोस्टमार्टम एक बार फिर करेंगे, ठीक है। फिर आएगा आपका टू और इन, क्या आएगा मेरे बच्चे, टू और इन, ठीक है। ये आपके एज इट इज सही है। तो इसका एक बार हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं एक आंख से अंधा होना, तो यहाँ इन क्यों इस्तेमाल हुआ है उसका भी रीजन हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है मेरे बच्चे। तो यहाँ आपका ये प्रीपोजिशन चैप्टर खत्म होता है। फिक्स प्रीपोजिशन हम लोग एक बार फिर से स्टार्ट कर देंगे, उसका वेट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।